दोस्तों ये कहानी एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जिसकी शुरुआत होती है कैब वाले बच्चे से जिसका नाम था बर्नार्ड। ये लड़का जूते पॉलिश करने का काम करता था। इसका ये शू स्टॉल ठीक बैंक के सामने लगा था। इसके पीछे भी बर्नार्ड का मास्टरमाइंड था और वो ये कि बैंक में सभी अमीर कस्टमर आते थे और उससे जूते पॉलिश करवाते थे। बर्नार्ड हर चीज पर काफी गौर करता था। इन अमीर लोगों के जूते पॉलिश करने में भी काफी टाइम लगता था ताकि वो जो बैंक से रिलेटेड बात कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी बर्नार्ड को मिल सके। इन लोगों के चले जाने के बाद बर्नार्ड सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता है। बर्नार्ड को फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए थी जिन्हें वो व्हाइट लोगों से सुनकर तुरंत नोट कर लेता है और ऐसे ही उसके अंदर एक बैंकर बनने का सपना जागने लगता है। 1939 में टेक्सास में कई जगहों पर काले और गोरे लोगों में भेदभाव किया जाता था और जो काले लोग होते थे उनके साथ बहुत जुल्म भी होता था। बर्नार्ड के फादर उसे समझाते भी हैं कि तुम जो सपना देख रहे हो ना वो कभी भी पूरा नहीं होगा, लेकिन हम बर्नार्ड की आंखों में एक अलग ही यकीन और जज्बा देखते हैं। इसके बाद कहानी 15 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर हम बर्नार्ड को उसकी बीवी यूनिस और एक बच्चे के संग देखते हैं। ये पूरी फैमिली लॉस एंजलिस चली जाती है और यहाँ ये लोग भेदभाव की दुनिया से दूर अपने एक रिलेटिव के घर में रहते हैं जहाँ इन्हें बेकार सा कमरा दिया जाता है। लेकिन बर्नार्ड अपनी बीवी को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही एक अच्छे घर में होंगे। बर्नार्ड यहाँ पर कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए वो रियल एस्टेट एजेंट से शुरुआत करता है और घर घर जाकर सेल करता है। लेकिन जल्द ही पता लग जाता है कि यहाँ पर काले लोग ज्यादा रहते हैं जबकि यहाँ व्हाइट लोग के घर खाली पड़े हैं। यहाँ काले लोग की कोई मार्केट नहीं है, साथ ही यहाँ काले लोग की कंडीशन भी कुछ बेहतर नहीं है। इसलिए बर्नार्ड यहाँ अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है। इसी बीच वो एक घर देखता है जो कि व्हाइट मैन का था। इस घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए ये सेल के लिए था, लेकिन बर्नार्ड देखता है कि ये घर तो ब्लैक एरिया से बहुत दूर है। लोकेशन देख बर्नार्ड इस घर के मालिक के पास जाता है और उसे घर सेल करने के लिए कहता है। बर्नार्ड कहता है कि मैं फिलहाल तुम्हें $10,000 दूंगा, लेकिन जब मुझे इन कमरों से रेंट मिलने लगेगा तो फिर मैं $5,000 दे दूंगा। ये आइडिया इस व्हाइट ओनर को पसंद आता है। इसी दौरान बर्नार्ड की नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जो कि इस ओनर को लोकल बैंक के मैनेजर ने दिया था। ये देखकर तुरंत ही बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ से सीधा बैंक जाता है और उस मैनेजर का पता लगाता है जिसने उसे कैलेंडर दिया था। लेकिन यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे मैनेजर से मिलने नहीं देती क्योंकि वो काले लोग को नापसंद करती थी। लेकिन बर्नार्ड हिम्मत नहीं हारता और बैंक के बाहर खड़े होकर मैनेजर का वेट करता है और उसके आते ही कहता है कि मैं तुम्हारे वीआईपी कस्टमर को जानता हूँ और अब जो मैं बिजनेस करने वाला हूँ उससे तुम्हें भी बहुत प्रॉफिट होगा, बस तुम मुझे लोन दे दो। ये सुनकर मैनेजर मना कर देता है। इसी रात बर्नार्ड को उस घर के मालिक का फोन आता है जो कि कहता है कि तुमने लोन लेने के लिए मेरा नाम क्यों लिया। बर्नार्ड इससे सॉरी कहता है, लेकिन ये ओनर बर्नार्ड के मजबूत इरादों को देखकर उसे लोन दिलाने का फैसला करता है और बर्नार्ड इस लोन से प्रॉपर्टी खरीद लेता है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो कि बर्नार्ड को दरवाजे पर देखती है उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर बर्नार्ड कहता है कि मैं घर रेनोवेट कर रहा हूँ। इस पर ये औरत गुस्से से कहती है कि तुम जैसे लोग को सतर्क रहना चाहिए। बर्नार्ड कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इसका और अपना ध्यान रख लूंगा। ये सुनकर ये औरत यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है और उस औरत के बारे में बताती है, साथ ही पूछती है कि क्या वाकई तुम्हारी बिल्डिंग है। बर्नार्ड यहाँ पुलिस को घर के कागजात दिखाता है और पुलिस को भी यकीन आ जाता है और वो चली जाती है। इसके बाद रात को बर्नार्ड इस बिल्डिंग में आता है, लेकिन फिर ये बूढ़ी औरत उससे सख्त लहजे में कहती है कि तुम इस वक्त रेनोवेशन नहीं कर सकते हो। इस पर बर्नार्ड कहता है कि ये मेरा अपार्टमेंट है। ये सुनकर ये औरत शांत हो जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर इस घर को छोड़कर चली जाती है क्योंकि ये काले लोग के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस औरत का घर बर्नार्ड रेंट पर एक काली औरत को दे देता है और ऐसी इसकी पूरी बिल्डिंग में टेनेंट्स आ जाते हैं। इनसे मिले रेंट से बर्नार्ड इस घर के मालिक का कर्ज भी चुका देता है, जिससे खुश होकर ये ओनर बर्नार्ड को अपने साथ ही बिजनेस में जोड़ लेता है। इसके बाद बर्नार्ड दूसरा घर देखता है। इससे होने वाली इनकम को कैलकुलेट करके बर्नार्ड इस घर को भी खरीद लेता है। लेकिन यहाँ व्हाइट लोग इस बात से बेखबर थे कि वो ब्लैक लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और इसका जो भी रेवेन्यू होगा उसमें भी दोनों का हिस्सा होगा। ओनर और बर्नार्ड दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खूब अच्छा बिजनेस करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। बर्नार्ड कुछ दिन बाद अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लेता है और अपनी फैमिली को एक लग्जरियस लाइफ देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद इनकी एक खुशियां भी छिनने लगती है क्योंकि जिस ओनर के साथ बर्नार्ड बिजनेस कर रहा था उसकी डेथ हो जाती है और सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी के पास चली जाती है जो कि ब्लैक लोगों से नफरत करती थी। इसलिए वो बर्नार्ड से शेयर्स बेचने के लिए कहती है, लेकिन जब बर्नार्ड उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाऊंगा। बर्नार्ड इसका ये बर्ताव देखकर काफी गुस्सा होता है और ये भी कोर्ट में ही जाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत थी जो उसके और ओनर के बीच के रिश्ते को कोर्ट के सामने जाहिर कर सके। ऐसे में वो बैंक मैनेजर से भी मदद मांगता है, लेकिन वो काले रंग की वजह से उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो खुद ओनर की वाइफ की साइड था। बर्नार्ड बैंक के चारों तरफ काले और गोरे के बीच भेदभाव को देखता है। बर्नार्ड जब भी बैंक जाता है तो कोई भी उससे सही से बात ही नहीं करता। इसी बीच वो बैंक के बोर्ड को देखता है। इस बिल्डिंग की चारों बैंक
बैंक्स में काले लोग का आना मना था। ये देखकर बर्नार्ड सोचता है, अगर मैं ये पूरी बैंक की खरीद लूं तो ये चारों दरवाजे काले लोगों के लिए खुल जाएंगे और हर कोई मेरे फेवर में ही बोलेगा। इसलिए बर्नार्ड लॉस एंजलिस में ब्लैक स्ट्रीट रियल डेवलपर जिसका नाम था जॉय, उससे मिलता है। जॉय पहले तो इसकी बात नहीं मानता क्योंकि पूरी बिल्डिंग की कीमत बहुत ज्यादा थी और फिर लॉस एंजलिस में किसी भी ब्लैकमैन को वो जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन जब जॉय बर्नार्ड के मजबूत इरादे देखता है तो मान जाता है और फिर ये बर्नार्ड को अपने रियल एस्टेट के वर्क के बारे में भी बताता है ताकि उसे भी रियल एस्टेट की नॉलेज हो। जॉय काफी अमीर था लेकिन ये भी गोरे लोग के नीचे ही काम करता था। जॉय जानता था कि अगर वो गोरे लोगों के लिए बैंक में काम करेगा तो उसकी इनकम ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन इन ब्लैक लोगों को गोरे लोगों से लेन देन की बात करना अलाउ नहीं था। इसलिए वो ऐसा गोरा आदमी देखता है जो एजेंट बनकर गोरे लोगों से बात करे। इसके लिए बर्नार्ड अपने दोस्त मैट को चुनता है क्योंकि वो गोरा होने के साथ साथ काफी ईमानदार भी था। इसलिए दोनों मैट को अमीरों की तरह रहना सिखाते हैं, जैसे गोल्फ खेलना, हाई सोसाइटी के लोग की तरह खाना पीना, बैठना वगैरह वगैरह। साथ ही इसे रियल एस्टेट के बारे में भी सिखाया जाता है। ये सब सीखने के बाद एक दिन क्लब में मैट की मुलाकात उस बिल्डिंग के ओनर से होती है जो कि बर्नार्ड का ही प्लान था। मैट इससे काफी अच्छी तरह से बात करता है और दोनों की बॉन्डिंग सी हो जाती है। लेकिन मैट को आगे की बात समझ में नहीं आती, इसलिए बर्नार्ड उसकी मदद करता है और बताता है कि उसे आगे क्या और कैसे बात करनी है। यहाँ बर्नार्ड बिल्डिंग के बारे में हर एक चीज नोट करता है और इनकम वगैरह सब डिटेल निकालकर मैट को करेक्ट कैलकुलेशन और नंबर बता देता है। अगली मीटिंग में मैट इन सभी नंबर्स को याद करके बिल्डिंग के ओनर के पहले ही उसे सारी जानकारी दे देता है, जिससे ओनर उसकी इंटेलिजेंसी से काफी इम्प्रेस होता है। मैट की नॉलेज को देखकर इस ओनर को भी लगने लगता है कि हमें मैथ का जीनियस मिल गया है। इसलिए ये लोग मैट को बिल्डिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं और आखिर में बर्नार्ड को ये बिल्डिंग 2.4 मिलियन में मिल जाती है। जिसके बाद तो बैंक का प्रेसिडेंट भी खड़े होकर बर्नार्ड से हाथ मिलाता है और सब लोग बर्नार्ड की रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखकर बैंक का मैनेजर जो कि बर्नार्ड को पसंद नहीं करता था, वो भी शॉक रह जाता है। इसी बैंक से जॉय और बर्नार्ड का रियल एस्टेट का बिजनेस भी खूब ग्रो होता है और ऐसे ही बर्नार्ड खूब नाम और पैसा कमाता है और लॉस एंजलिस में गोरे और काले लोग के बीच खड़ी उस दीवार को तोड़ देता है। अब गोरे लोग के बीच काले लोग भी रहते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके बाद हम साल 1963 में जाते हैं, जहां बर्नार्ड वापस टेक्सास अपने फादर से मिलने आया था। रात को पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है और यहाँ बर्नार्ड के फादर उसे और उसकी मेहनत की खूब तारीफ करते हैं। अगले दिन बर्नार्ड अपने बेटे को लेकर शहर घूमने निकल जाता है और अपने बेटे को लेकर उसी बैंक के बाहर जाता है जहाँ वो बैठकर लोगों के जूते साफ किया करता था। यहीं उसे एक लड़का जूते पॉलिश करता हुआ दिखाई देता है जो कि ठीक उसी के बचपन की तरह दिखाई दे रहा था। यह बर्नार्ड देखता है कि लड़का सिर्फ गोरे लोगों के ही शूज पॉलिश करता है। इससे बर्नार्ड समझ जाता है कि टेक्सास में अभी भी गोरे और काले लोग के बीच में भेदभाव की दीवार है, जिसको तोड़ने के लिए उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो तय करता है कि वो काले लोग को एक बड़ा सा घर देगा और उनके स्टेटस को बेहतर बनाएगा। इसलिए वो जॉय से टेक्सास की बैंक खरीदने के लिए भी कहता है। शुरुआत में जॉय इसकी बात नहीं मानता क्योंकि टेक्सास में सबसे ज्यादा भेदभाव था, लेकिन फिर बर्नार्ड के समझाने पर जॉय इसके लिए राजी हो जाता है और फिर ये लोग मैट को अपने साथ प्लान में शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैट फ्रंटमैन की तरह बैंक के ओनर और उसके कुछ जूनियर से मुलाकात करता है। मैट से कन्विंस होकर बैंक का ओनर इस बैंक को बेच देता है। बैंक मिलते ही बर्नार्ड अफ्रीकन अमेरिका के लोन्स में मदद करता है और उन्हें मौका देता है कि वो पैसे कमाए और अपनी जिंदगी एंजॉय करें। लेकिन इसी बीच बैंक का जूनियर मैट का पीछा करता है और उसे बर्नार्ड और जॉय के साथ देख लेता है और इनके सामने आकर इनसे लोन के बारे में पूछता है जो कि इन्होंने पास किए थे। इन्हें ये जूनियर धमकाता है और कहता है कि मैं बैंक की छानबीन करने जाऊंगा। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये लोग मैट की बात मान लेते हैं और उसके कहने पर एक और बैंक खरीद लेते हैं ताकि लोन्स के सभी मुद्दे उधर ट्रांसफर कर दें और इस बैंक की जिम्मेदारी मैट को दे दी जाती है। मैट अपने तरीके से बैंक को कंट्रोल करता है और एक लॉयर से मिलकर लोन पर साइन कर देता है। थोड़े दिन के बाद बैंक का जूनियर उसे कॉल करके बताता है कि बैंक का एक क्लाइंट सारे पैसे निकालकर बैंक को रोड पर लाने वाला है। इसके लिए फेडरल बैंक का एग्जामिनर मैट की हेल्प के लिए आता है और लोन्स की सारी डिटेल्स देखता है जिसमें बहुत सी गलतियां थी। बर्नार्ड को समझ में आ जाता है कि इन सबके पीछे बैंक का जूनियर ही है और क्योंकि मैट ने लॉयर से बातचीत की थी, इसलिए मैट ने उस लॉयर के साथ मिलकर इसकी डिटेल्स निकाल ली थी और इसीलिए उसने मैट को भी बैंक के आने वाले हालातों के बारे में बता दिया था। ये सब देखकर जॉय कहता है कि हमें मालिनी की बैंक में चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मैट बैंक नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो प्लान बनाता है जिसके बारे में अगले दिन जॉय को पता चल जाता है और वो बर्नार्ड को भी लेकर बैंक जाता है। यहाँ ये मैट से लोन्स के बारे में पूछता है और किताब मांगता है। यही बैंक का जूनियर भी था और इसी बीच फेडरल बैंक का एग्जामिनर आकर बैंक का लाइसेंस जो था उसे रद्द कर देता है और FBI जॉय और बर्नार्ड को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर इन्हें अपने लॉयर से पता चलता है कि जातिवाद की वजह से इस केस को लंबा घसीटा जाएगा। मैट इन सबसे बचने के लिए कोर्ट में इनके खिलाफ झूठी गवाही देता है और आखिर में बर्नार्ड भी अपने दिल की बात कोर्ट के सामने रख देता है। इसके बाद जॉय और बर्नार्ड की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है।
लेकिन कुछ समय बाद ये दोनों जेल से आकर यूनिस से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि इनके पास अब भी प्रॉपर्टी बची है और आखिर में मैट भी इससे माफी मांगता है और यहीं पर कहानी दोस्तों खत्म हो जाती है। वेल, आप मुझे बताइए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए फटाफट से फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।